नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आजकल आपसे भली भांति दोस्ती हो चुकी है क्योंकि आप लोग देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं भैया आप मुखर्जी नगर की बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, लेकिन वजीराबाद की बहुत लंबे समय से आपने वीडियो नहीं बनाई है। तो आज हम वजीराबाद में ही हैं और आज की वीडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं राजू माथुर। ये बिहार नवादा ज़िले से हैं और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप मुखर्जी नगर से थोड़ा सा दूर आते हैं तो एक महीने का लगभग इनका मोटा मोटा क्या बजट रहता है और किस तरीके से भी इनकी तैयारी चल रही है, क्योंकि प्रीलिम्स भी नज़दीक ही है। आइए इनका रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका रेंट दोस्तों लगभग 3,800 रुपये इनको शायद देना पड़ता है। 4,000 से भी कम इधर का रेंट है और ये वजीराबाद में गली नंबर 6 के आसपास का गली नंबर एरिया 6 है ना? ट्रांसफार्मर वाली गली। सही बताया ना मैंने? गली नंबर 6, यहाँ 2 गली नंबर 6 है। ये ट्रांसफार्मर वाली गली, गली नंबर 6 वजीराबाद। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं राजू जी आपसे ये जानना चाहूँ कि आप बिहार से मुखर्जी नगर क्यों आए? क्या वहाँ पे कोचिंग्स की कमी थी या फिर आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा? क्या आपको ऐसा लगा कि मुखर्जी नगर जाकर के अच्छे से तैयारी हो सकती है? ऐसा नहीं है, पटना में तो मेरा मुख्य उद्देश्य यूपीएससी और पीसीएस करने के उद्देश्य से ही हम मुखर्जी नगर है। ऐसा नहीं है, पटना में भी कुछ कोचिंग है लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है को यूपीएससी स्टैंडर्ड का पढ़ा पाएँ, तो ये थोड़ा परेशानी था। और दूसरा था कि थोड़ा यहाँ मुखर्जी नगर का एक दूसरा माहौल है, ये भी एक कारण था हमको मुखर्जी नगर आने का। अच्छा, जैसे कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या शुरू कर रहा है या फिर करना चाहता है, उससे पहले उसके दिमाग में एक कन्फ्यूजन बड़ा रहता है कि हम ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। तो आपने किस तरीके से अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव किया और आपका कौन सा विषय वैकल्पिक है? क्योंकि समस्याएं बहुत आती हैं स्टार्टिंग में कि कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें, क्योंकि मुखर्जी नगर में कोचिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी फ्रेंड समझ भी नहीं पाते शुरुआत में। कई बच्चे कहते हैं कि भैया मेरे फीस जमा हो गई और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे हो गया। नहीं, आपका कहना तो बिल्कुल उचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी तकरीबन हमको दिल्ली आए हुए लगभग 10 से 11 महीना हुआ है। शायद पिछला साल हम जून महीना में आए थे। तो ये समस्या सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ कि अब बिल्कुल हमारे लिए भी तो नया था, तो उस कंडीशन में बहुत सारा परेशानी था कि हम कोचिंग का चुनाव कैसे करें। तो उसमें कुछ हमको परेशानी हुआ, जो कुछ बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे जैसा छोटा शहर का लड़का जो एक सपना लेके आते हैं, ये अलग बात है कि भविष्य उसका क्या निर्धारण होता है, लेकिन कुछ कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ का थोड़ा मुखर्जी नगर का एक कल्चर है कि बच्चा जब यहाँ, जैसा कि आप जानते होंगे, बत्रा के पास बहुत सारा यूपीएससी का कोचिंग है, हम तो नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, तो हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते हैं। आपका भी पकड़ के खींचा? हाँ, हमको भी ले गया था, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे। 2-3 कोचिंग वाले, हमको ऐसा लगता है कि शायद शायद उन लोगों का चमचा रहता है क्या, कमीशन उमीशन वाला सिस्टम, चलिए चलिए यहाँ ले चलते हैं। जैसे कि हमको ऐसा, अब व्यक्तिगत रूप से आपको मैं जैसा सकता लगा है, आप वही हाँ, बता रहे हैं। ऐसा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम कहेंगे कि ये तो एक तरह से धंधा ही है। और कोई बच्चा आता है और हम ही आए और कुछ सीनियर से भी बात किए, तो 3-4 सीनियर से बातचीत किए तो उल्टा पुल्टा सलाह देते हैं। उल्टा पुल्टा मतलब किस तरीके उल्टा का? पुल्टा की मतलब कि अब जैसे आपने अभी पूछा कि ऑप्शनल का चुनाव हम कैसे किए, तो हाँ। अब ऑप्शनल में कोई लिटरेचर के लिए हमको बताया, कोई ज्योग्राफी के लिए बताया, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हमको बताए। तो ऐसा नहीं है कि बस वो बताए हम सुने, लेकिन थोड़ा हम भी अपने तरफ से गोड़ हाथ मारे। कोचिंग वोचिंग में गए, हाथ भी पकड़ के ले गया, वहाँ भी गए, खुद से भी गए, और दृष्टि से हम जनरल स्टडीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं। और ऑप्शनल, शुरुआती दौर में ऑप्शनल हम हिंदी लिटरेचर लिए थे। अच्छा, बाद में आपने चेंज भी किया है क्या? हाँ, वो थोड़ा, क्या वजह रही चेंज करने की, बताइए। वो थोड़ा हास्यप्रद घटना था कि हम एडमिशन लिए तो हमको सडनली हमको पता नहीं था,
अगर दिल से कहें तो हमको ये भी पता नहीं था कि ऑप्शनल का मतलब क्या होता है। आपको भी नहीं पता नहीं था? पता और था। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को शुरुआत में नहीं पता होता है। ऐसा नहीं है, देखिए जो साच है उसको आज कैसा, हम्म। हमको भी पता नहीं था। यही जानते थे कि ऑप्शनल होता है, और तो उसमें जैसे कि हमको बताया गया कि लिटरेचर में अच्छा मार्क्स आता है, कम समय में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, उसका प्रश्न जो है वो फिक्स है, उसी से क्वेश्चन आता है, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। हम लिटरेचर एडमिशन लिए थे, लेकिन समय रहते थोड़ा हम संभल गए, उसके बाद फिर हम हिस्ट्री ऑप्शनल लिए। अभी हम तत्काल रूप से हम मणिकांत सर के पास इतिहास पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जैसे मणिकांत सर का अगर आपने नाम बताया है, तो मणिकांत सर बहुत पुराने अध्यापक हैं। खान सर ने भी उनको अपने यहाँ पे लिया था, और अभी वहाँ पे सर शायद पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र जब मैं उनसे मिलता हूँ तो ये भी कहते हैं कि मणिकांत सर जो है ना, टाइम अधिक लेते हैं। तो टाइम अधिक लेते हैं सर, ये बात आप मानते हैं? क्योंकि शायद आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो क्या अगर टाइम अधिक लेते हैं तो अच्छे से समझाते हैं, या फिर कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाते हैं? ये मेरा एक डाउट है। देखिए सर, हमारा ऐसा मानना है कि क्वालिटेटिव स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटेटिव स्टडी। जैसे ऑप्शनल के चुनाव करते समय कुछ निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जो हम रखें, हम अपना व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं। पहला ये होता है कि टीचर कैसे हैं, जो ऑप्शनल का हम चुनाव कर रहे हैं उसके अध्यापक कैसे हैं। दूसरा ये होता है कि उस ऑप्शनल का जनरल स्टडीज़ में क्या रोल है। जो 4 जीएस का पेपर होता है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तो उसका जनरल स्टडीज़ में उस ऑप्शनल का क्या रोल है, टीचर कैसे है, मार्केट में स्टडी मटेरियल कितना उपलब्ध है। और हमारा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा हमको जहाँ तक लगता है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा है वो अपना स्टेट पीसीएस का भी तैयारी करता है, तो ऑप्शनल का स्टेट पीसीएस में क्या योगदान है। स्टेट पीसीएस में भी पीटी होता है, मेंस होता है, तो पीटी के एग्ज़ाम में उसका क्या योगदान है। तो हिस्ट्री चुनाव करने से पहले हमको तो ये लगा कि हिस्ट्री का जनरल स्टडीज़ 1, प्रश्न पत्र 1 में इसका काफ़ी अहम योगदान है, क्योंकि पीटी के क्वेश्चन प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र में लगभग 30 से 35 प्रश्न जो होते हैं, 25-30 कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ट्रेंड होता है कि 25 प्रश्न तो लगभग इतिहास सेक्शन से रहते ही हैं। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि एस्से पेपर जो होता है उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल वाले को बहुत मदद मिलता है, इसलिए कि एक हिस्ट्री पढ़ने से एक विज़न क्लियरिटी आता है, विज़न में क्लियरिटी आता है, जैसे हमारा ऐसा अनुभव हुआ। क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के जब 1 साल पहले जब हम देखते हैं कि दिल्ली आने से पहले हम क्या थे और अभी क्या हैं, तो हमको साफ फ़र्क पता चलता है कि वैकल्पिक विषय का चुनाव करना एक काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए कि 1000 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ होता है और 50% वैकल्पिक विषय होता है। अच्छा, जैसे राजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जब आप बिहार से आए तो क्या आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे? कहाँ से आपने हाँ, की है? ग्रेजुएशन हम मगध यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स मेरा ग्रेजुएशन है। एक है कि ऐसा लगता है कि जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेने में परेशानी होता है, ऐसा कोई परेशानी नहीं होता है। हम खुद भी मैथमेटिक्स ऑनर्स किए हुए हैं मगध यूनिवर्सिटी से। क्या आपका जो मीडियम है हिंदी या फिर इंग्लिश? मेरा हिंदी मीडियम था। तो बिहार के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, जब कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कैसी कैसी समस्याएं आती हैं और क्या क्या सावधानी? ये तो आपने ऑप्शनल की बात की है, लेकिन कोचिंग्स की बात की जाए कि अगर नॉर्मल भी कोई स्टूडेंट आता है नया, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे बड़े संस्थान हैं जो काउंसलिंग पे बताते नहीं है कि आपके यहाँ कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी, लेकिन उनके नाम पे एडमिशन हो जाता है। बच्चों को बाद में पता चलता है कि वो तो अब पढ़ाएंगे ही नहीं। देखिए, सच्चाई ये है कि आजकल का बाजारीकरण हो गया है, और बच्चे जो नए नए जो बच्चे आते हैं
परेशानी तो होता है, हमको भी परेशानी हुआ, ऐसा नहीं है, हमारा भी पैसा डूबा है, लेकिन उतना विस्तार में जाना हम उचित नहीं समझते हैं। अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन परेशानी होता है। कोचिंग वाले उसको एज ए मान के चलिए कि उसको एक पैकेज बता दिया जाता है, ये पैकेज है, इतना पैसा का पैकेज है, ये पढ़ा दिया जाएगा, ये पढ़ा दिया जाएगा, ये पढ़ा दिया जाएगा। बच्चा क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है। इतना दिन में आपको कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा, तो कोर्स की गारंटी लेते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, सिलेक्शन की ऐसा कोई नहीं गारंटी है। नहीं। जीएस में अगर ईमानदारी से जीएस कोई बच्चा पढ़ेगा तो 18 महीना से 20 महीना उसको जीएस पढ़ने में लगेगा। हाँ, अभी आपने एक कहा था कि मणिकांत सर कोर्स थोड़ा लंबा खींचते पढ़ा हैं, ऐसा स्टूडेंट बताते हैं। है। जैसे देखिए, लंबा खींचने का कारण होता है कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है, हम भी हम भी तो हिंदी मीडियम के ही हैं, तो थोड़ा बेस कमज़ोर होता है, हिंदी के शब्दावली भी नहीं आता है। सच्चाई है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और शुरुआती फेज़ में हम ढंग से हिंदी लिख भी नहीं पाते थे, ये भी एक सच्चाई है। हम 1 से 1.5 साल कोर्स के साथ साथ हम अपना लैंग्वेज पर भी बहुत ध्यान दिए हैं, तकरीबन आधा घंटा तो रोज़ लैंग्वेज पर हम ध्यान दिए हैं, और अभी और भी सुधार कर ही रहे हैं। अच्छा। तो उसको शब्दावली मालूम, जैसे क्लास में जाकर बैठ गए और कुछ ऐसे शब्द सर बोल रहे हैं जो समझ में ही नहीं आता है, तो मजबूरन सर को थोड़ा इलोबरेट करना पड़ता है ना। तो जब इलोबरेट होगा तो लाजमी है कि कोर्स लंबा होगा ही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमको लगता है कि वैकल्पिक विषय में इतिहास सेक्शन में मणिकांत सर एकलौता मुखर्जी नगर के टीचर हैं जो क्वेश्चन पर इतना काम करवाते हैं, वरना जो भी टीचर हैं अधिकतर क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस क्लास में गए, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, ये कर दीजिएगा, इंट्रोडक्शन बना दीजिएगा, थेसिस बना दीजिएगा, एक बना के नहीं बताएंगे। अच्छा, बना के नहीं बताएंगे, बाकी पूरी कहानी एक भी क्वेश्चन वो लिख के नहीं बताएंगे। पूरा का पूरा जीएस का यहाँ मॉड्यूल सिस्टम चलता है। इकोनॉमी है तो उसको मॉड्यूल कहा जाता है, तो पूरा इकोनॉमी आप पढ़ लिए, लेकिन इकोनॉमी का एक क्वेश्चन जो है वो आपको लिखा कर नहीं बताएंगे। हाँ, मौखिक रूप से बताएंगे कि इंट्रोडक्शन बना दीजिए, ये पॉइंट दे दीजिए, कैसे दें ये कोई नहीं बताता। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे बिजनेस है छोटा सा, नवादा में ही है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे सर थोड़ा सा पास में आइए, सर थोड़ा सा पास में आइए, ये आपने क्या बनाया हुआ है? लिखा है कि 500 कुछ ऐसा करके, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। कहीं कहीं क्रॉस का निशान लगाया है, कहीं कहीं अभी खाली ही पड़ा हुआ है ये सब, और यहाँ पे आपने कुछ लिख करके भी लगाया हुआ है, और ये मुझे लगभग हर स्टूडेंट के रूम में दिख जाता है, लेकिन ऐसा मुझे आज पहली बार देखने को मिला है। ये क्या है? ये तो सब मुझे देखने को डेली ही मिलता है, समझाइए थोड़ा सा। देखिए, ऐसा है ना कि जैसे अभी के यूपीएससी के फील्ड में दो लोग बहुत ज़्यादा भ्रम का स्थिति पैदा किए हुए हैं, एक टीचर और दूसरे सीनियर। खास करके सीनियर का मतलब हमको टॉपर के बारे में हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई टॉप कर जाता है तो बच्चा लोग, जब नया नया बच्चा आता है तो उसको उनका वीडियो देखता है, हाँ, उनको फॉलो करना शुरू करता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि हर स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी अपना अपना होता है। मान लीजिए कि किसी को रात में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को लाइब्रेरी में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को रूम में पढ़ने में अच्छा लगता है। तो हर किसी का मोनोपोली अलग अलग होता है, बिल्कुल, स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। अब पढ़ाई का शेड्यूल अपना अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉपर जैसे पढ़ा तो टॉपर की एक अलग स्ट्रैटेजी है। टॉपर भी, हमारा ऐसा मानना है कि टॉपर भी जब शुरुआती फेज में जब पढ़ाई करना शुरू किए होंगे तो डायरेक्ट वो स्टैंडर्ड पर नहीं चल गए होंगे, वो भी धीरे धीरे ऊपर गए होंगे। लेकिन जब वो सबसे ऊपर ऊंचाई पर जब पहुंच जाते हैं तो बच्चा उसको कॉपी करता है। आप ही बताइए कि कोई सक्सेस कर गया है तो ऐसा थोड़ी है कि जब वो कहीं से भी पढ़ाई किए, दिल्ली भी आके पढ़े होंगे तो पहला दिन से वही स्ट्रेटजी में पढ़ते होंगे, नहीं। वो धीरे धीरे गलती करते होंगे, सीखते होंगे, गलती करते होंगे, सीखते होंगे, और उनका जो सक्सेस जो होगा वो पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे।
ये स्ट्रेटजी 500 हम 500 दिन का अपना रूटीन बनाया है हम्म, कि हमको 500 दिन में हमको ऑप्शनल पढ़ लेना है, जीएस पढ़ लेना है। 500 दिन के बाद हमको पढ़ाई नहीं करना है, उसके बाद पेपर देना है। 500 दिन के बाद फिर नहीं पढ़ेंगे आप? मतलब नया चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। अच्छा। 500 दिन में मतलब अपना हम मैक्सिमम टारगेट रखे हैं कि 500 दिन के अंदर हमको ऑप्शनल पढ़ लेना है और जीएस। उसके बाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हम पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, अब हम अगर रिवीजन नहीं कर पाते हैं या क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमारे लिए नया चीज़ पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो पढ़े हुए हैं उसको बार बार दोहराया जाए। ईमानदारी से हम कहें तो मणिकांत सर के पास हिस्ट्री पढ़ने के बाद उनका नोट्स और उनका जो बुक है, ये नया बुक ही लॉन्च हुआ है कॉन्सेप्ट कैप्सूल, इसको पढ़ने के बाद कुछ बच नहीं जाता है। हाँ, मैं इसका ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कैप्सूल है, अच्छा अच्छा। ये जनवरी या फरवरी में सर लॉन्च किए हैं इसको। और इससे पहले ये बुक था प्रीलिम्स बूस्टर का, ये क्वेश्चन बैंक है। जैसे हम लोग जब ऑप्शनल जब पढ़ते हैं ना, तो जैसे जैसे ऑप्शनल टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाता है तो इसमें टॉपिक बाय टॉपिक बना हुआ है। अच्छा। जो टॉपिक बाय टॉपिक बना हुआ है और सारा यूपीएससी और पीसीएस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है। तो जैसे जैसे हम लोग का कोर्स आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे इससे क्वेश्चन बनाते रहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कैप्सूल जो हाल फिलहाल में इसको लॉन्च किए हैं, शायद जनवरी या फरवरी में, कंफ्यूज कर रहे हैं शायद, लेकिन जनवरी या फरवरी में है। इसमें है क्या कि हम लोग जब ऑप्शनल जब हम लोग को सर पढ़ाते हैं तो उनका ज़्यादा मोटो रहता है कॉन्सेप्ट को बताना, फैक्ट को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए कि फैक्ट जो है ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। एक जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में उनका पढ़ाने का सबसे अच्छा हमको लगता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में पढ़ाते हैं। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे कुछ दृष्टि का भी रखा है, ये भी आप पढ़ते हैं? हाँ, मणिकांत सर का है दृष्टि हम जीएस दृष्टि में ही करते हैं। ये आधुनिक भारत का मेरा है। अच्छा अच्छा। अभी मेरा आधुनिक भारत ही चल रहा है आज। ये जैसे हम जो आपको बता रहे थे, इनका सबसे अच्छा जैसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म में जो पढ़ाते हैं ना, कि पहले एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। और ये जैसे है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1929, जी। तो पूरा ऐसा नहीं, ये तो आधुनिक भारत का है। एंशिएंट, मेडिवियल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारा कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले एक उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे हम लोग जैसे इसको कहते हैं हॉरिजेंटल, इसको ऐसे, ये हॉरिजेंटल स्टडी, ये वर्टिकल स्टडी हो गया। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर इसमें फिर कॉन्सेप्ट को डालना शुरू करते हैं। ये हमको कहीं नहीं मिला, कोई भी टीचर ये फॉर्मेट में नहीं पढ़ाते। ऐसे फ़ायदा क्या होता है कि सारा चीज़ याद रहता है एक समराइज फॉर्म में। और उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट कैप्सूल जो है, इसमें सर हम लोग को फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादा फैक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और हम लोग जैसे क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो फैक्ट ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि मणिकांत सर के आप ऑप्शनल के जाते हैं, आप से कितनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं? दृष्टि भी आप जाते हैं, तो दृष्टि से कितनी क्लास आपकी हो चुकी है? हम वहाँ अभी मणिकांत सर के पास द स्टडी उनका इंस्टीट्यूट है। अच्छा, उनका भी है? हाँ, द स्टडी है। द स्टडी है, ये बत्रा जो पोस्ट ऑफिस है ना, वहीं पर है विराट भवन। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछता भी है, उधर ही है, मैं भी बता दिया करूँगा। विराट भवन में है, बत्रा के पास पोस्ट ऑफिस है ना, वहीं विराट भवन है, वो 3rd फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर। दृष्टि में कितना क्लास आपका कंप्लीट हुआ है? दृष्टि में मेरा दृष्टि 22 जुलाई से शुरू हुआ था। 22 जुलाई से मेरा फाउंडेशन 47। ओके। एक लास्ट मेरा आपसे आखिरी सवाल हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आपने भी पढ़ी? सच्चाई कहे तो एनसीईआरटी तो हम भी पढ़े हैं, लेकिन शुरुआत में एनसीईआरटी हमको समझ में नहीं आया था। पढ़े थे और पढ़ने के बाद ऐसा फील भी होता था कि हम एनसीईआरटी पढ़े हैं, लेकिन जब हम ऑप्शनल जब हम पढ़ना शुरू किया, अभी मेरा एंशिएंट, मेडिवियल, मॉडर्न समाप्त हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री बचा हुआ है। कहना कि उनका मुख्य फोकस होता है बच्चों को सिखाने पर, कोर्स ख़त्म करके भेजने के ऊपर नहीं रहता है।
यहाँ तो जनरल स्टडीज़ वाला भी वही हाल है, बच्चा को कोर्स ख़त्म कर दिया, उसके बाद आप समझिए आपका क्या क्वेश्चन होगा नहीं होगा। अब बच्चा भटक रहा है 84 लाख योनि में। हमसे भी मिलता है, तो अब तो जूनियर हमसे भी, कल ही एक लड़का मिला था तो पूछ रहा था कि भैया हम आंसर राइटिंग का कहाँ कोर्स करें। संयोग से हिस्ट्री ऑप्शनल का ही बच्चा था, लेकिन वो कोई और टीचर पास पढ़ता था। हमको ये लगता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग का क्या क्लास होता है। वो क्लास में जो हम रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हैं आंसर राइटिंग वैसे ही होता है। यही इनका मणिकांत सर का सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगा कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ाना, स्ट्रक्चर बना के कॉन्सेप्ट को समझाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर काम करवाना, और ज़्यादा फैक्ट शुरुआती दौर में फैक्ट नहीं देना। जैसा कि सर हमको कहते हैं कि अभी जैसे अभी हम लोग का क्लास चल रहा है तो ज़्यादा फैक्ट हम लोग को नहीं देते हैं, और न पढ़ने के लिए भी मना करते हैं कि जब एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद जब सेकंड रिवीजन जब करना तो ये कॉन्सेप्ट कैप्सूल से हम इसको पढ़े भी हैं, एक दो सब्जेक्ट का पढ़े हैं। तो जैसे सर जो नोट्स जो लिखवाते हैं उसमें फैक्ट कम रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा फैक्ट ज़्यादा है। अच्छा, जैसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ, मेरा आखिरी ही सवाल ये था, कभी विकास विकृति सर से मिले हैं आप? दृष्टि के भी स्टूडेंट हैं, कभी मुलाकात वगैरह हुई? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर तो एक बार ही सेमिनार में आते हैं, फिर तो अता पता ही नहीं रहता है। देखिए है क्या ना कि हमारा जब बात वही है कि जब मेरा क्लास शुरू हुआ था ना, तो सेमिनार में एक बार आए थे, और एक दो बार बीच में क्लास में आए हैं वो फीडबैक लेने के लिए, कि जैसे कोई मॉडल ख़त्म हो जाता था, इकोनॉमी ख़त्म हुआ था तो आए थे, उसके बाद गवर्नेंस ख़त्म हुआ था तो आए थे, बस फीडबैक लेने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान थे राजू माथुर, और हमने इनसे बात किया। आज हमने जो ज़्यादा फोकस रखा है वो केवल ऑप्शनल पे रखा है। आज तक हमने ऐसा एक भी वीडियो नहीं बनाया, हालांकि हमने 1300 प्लस वीडियो बनाए हैं, बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है। आज हमने स्पेशल ऑप्शनल पे इनसे बात की है, ज़्यादा चर्चा इसी विषय पर हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।